हिस्ट्री हमें बताती है कि पिछले 10,000 सालों से एक टेक्निक है जिससे कंस्ट्रक्शन बहुत ही कॉमन है। ये वही टेक्निक है जिससे शायद आपका और मेरा सबका घर टेक्निक से बना है, ईंटों से कंस्ट्रक्शन होने वाली टेक्निक की। इसमें बहुत ही सिंपल प्रोसेस को फॉलो किया जाता है। सबसे पहले ईंटों की एक लाइन बिछाई जाती है। इन ईंटों की लाइन के ऊपर लगता है सीमेंट, सीमेंट के ऊपर ऑल्टरनेट पैटर्न में लगती है ईंटें। ये ईंटों से दीवार बनती है, दीवार के ऊपर बनता है टेरेस, और जब टेरेस बन जाता है तब दीवारों पे प्लास्टर लगता है। ये कंस्ट्रक्शन टेक्निक तो बहुत ही कॉमन है, लेकिन 1939 में विलियम हर्शल ने एक नई कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी का आविष्कार किया था। ये टेक्नोलॉजी है 3D प्रिंटिंग इन कंस्ट्रक्शन। 2D प्रिंटिंग तो हम सबको पता है, जिसमें दो एक्सिस पे प्रिंटिंग होता है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। एक्स और वाई पे प्रिंटिंग होता है, लेकिन जब नोजल की हाइट एडजस्ट करके प्रिंटेड सरफेस के ऊपर और प्रिंट करके हम कोई चीज बना सकते हैं तो उसे 3D प्रिंटिंग कहा जाता है। अब ये 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी पुरानी हो गई, लेकिन कंस्ट्रक्शन में अब 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल शुरू हो गया है। हमारे गुजरात के धोलेरा में अब कंस्ट्रक्शन भी 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी यूज करने लगा है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि 3D प्रिंटिंग से कंस्ट्रक्शन कैसे होता है, 3D प्रिंटिंग का फायदा क्या है कंस्ट्रक्शन में, और ये 3D प्रिंटिंग इन कंस्ट्रक्शन कैसे चांद पर और मार्स में भी हमें कंस्ट्रक्शन करने के लिए फायदा करवाएगा। उसके ऊपर आज के वीडियो में मैं आपको साचू कहूं। You're watching Sachuko. My name is Gunj Thakkar. Right now, I am at the control panel of this 3D printing machine, और ये है गुजरात के अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट में आए हुए धोलेरा के नेस्टोरिया अतुल्यम में। नेस्टोरिया अतुल्यम में यहाँ की ऑफिस और यहाँ का क्लब हाउस 3D प्रिंटिंग करके बनाया जा रहा है। अब 3D प्रिंटिंग कंस्ट्रक्शन में काम कैसे करता है? जैसे हम डेस्क के ऊपर 3D प्रिंटर्स देखते हैं, बस वैसे सिर्फ स्केल थोड़ा बड़ा हो जाता है, थोड़ा सा। ये स्केल कैसे होता है मैं आपको समझाता हूँ। प्रिंटिंग के लिए मेरे पीछे जो आपको ट्रैक दिख रहा है, ये ट्रैक पे एक्स एक्सिस है, यानी आगे पीछे हो सकता है मशीन। वाई एक्सिस पे लेफ्ट राइट हो सकता है, जो यहाँ पे आपको ऊपर दिख रहा है। और जेड एक्सिस, जेड मतलब प्रिंटेड पोर्शन के ऊपर, प्रिंटेड सरफेस के ऊपर फिर से प्रिंट करने के लिए जेड एक्सिस यूज होता है, जिसके लिए मेरे पीछे ट्रैक है, उसमें ये मशीन ऊपर जाता है। प्रिंटिंग होता है ये वाले नोजल से। नोजल में मटेरियल जो स्पेशल कंक्रीट मिक्स होता है। अब ये प्रिंट कैसे होता है? तो दीवार बनाने के लिए कंक्रीट को प्रिंट किया जाता है नोजल से, पूरी एक लाइन प्रिंट की जाती है और उसके ऊपर वापस दूसरी लाइन प्रिंट की जाती है। अब इसकी स्पीड कितनी है? तो अगर 8 घंटे की एक शिफ्ट है तो उस शिफ्ट में लगभग 1 मीटर तक की हाइट अचीव हो सकती है। अब ये कहावत तो आपने सुनी होगी कि अगर टूटा नहीं है तो बदलने की जरूरत क्यों? बस यही प्रश्न मुझे है कि अगर पुरानी टेक्नोलॉजी जिससे कंस्ट्रक्शन होता है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो नई टेक्नोलॉजी क्यों? अब ये सवाल का जवाब देने के लिए नेस्टोरिया ग्रुप, जो धोलेरा में सबसे बड़े लैंड ओनर्स हैं, उनके एमडी नितिन सिंह तोमर जी मुझे मिले और ये सवाल मैंने उनको पूछा। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड ऑल द बेस्ट। आपने इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी का जो इस्तेमाल करना चाहा है, बस इसमें आपको सक्सेस मिले, वैसी मेरी शुभेच्छाएं। अब पहला प्रश्न मैं आपको यही पूछना चाहता हूँ कि ये 3D टेक्नोलॉजी, 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल क्यों किया आपने? सर, एक तो ये है कि कंस्ट्रक्शन के अंदर अभी डे बाय डे मैन पावर का बहुत बड़ा इशू है। हाँ। दूसरी चीज क्या है, जो आपको डिजाइनिंग में एक्सपेरिमेंट करना है, आपके दिमाग में कुछ भी आइडिया हो सकता है, हाँ, ठीक है ना, उसको अगर ग्राउंड पे उतारना है तो वो मैनुअली पॉसिबल नहीं है, बहुत ही हाईली स्किल्ड लेबर चाहिए, ठीक है ना। दूसरा, ये टाइम बहुत तेजी से चेंज हो रहा है जिसमें आपको स्पीड को मैच करना पड़ेगा। तो ये जो 3D टेक्नोलॉजी है, ये आपकी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी को इम्प्रूव करती है। दूसरा, मैन पावर की आपको बहुत ही कम जरूरत होती है, होती ही नहीं है, ना के बराबर होती है। तीसरा, जो स्पीड की हम बात कर रहे हैं, तो 3D के थ्रू हम 3 दिन के अंदर एक घर रेडी कर सकते हैं। 3 दिन में? 3 दिन के अंदर घर रेडी कर सकते हैं। वाओ। तो अब मुझे ये बताइए कि यहाँ पे आप कितने विला बना रहे हैं और उसमें कितने मशीन्स डिप्लॉय करने के लिए आपने सोचा है? अभी सर हम लोग, ये हमारा पायलट प्रोजेक्ट था, और जो हमने ये मशीन भी की है, ये बेसिकली जो मेड इन इंडिया ये मशीन है, जो इसके ऊपर रिसर्च चल रहा है 3D के ऊपर, हाँ, वही मशीन यहाँ पर डिप्लॉय की है। तो ये टेक्निकली हमारा पायलट प्रोजेक्ट है। तो अभी हमने ऑफिस बनाया, फिर अभी जो इस साइड का क्लब हाउस है वो बनाने जा रहे हैं, कुछ हम विला बनाने जा रहे हैं। तो जैसे जैसे हमें लगेगा कि हमारा फ्लो बन रहा है, हम मशीनें और भी डिप्लॉय करते जाएंगे, और इसको कंप्लीटली कमर्शियलाइज यूज करने वाले हैं।
नॉर्मल कंस्ट्रक्शन स्ट्रॉन्ग तो होता है, वो हम सबको पता है क्योंकि हम सबके घर उसी से बने होते हैं, लेकिन 3D प्रिंटेड कंस्ट्रक्शन कितना स्ट्रॉन्ग है? सर स्ट्रेंथ की अगर मैं बात करूं तो जनरल जो ब्रिक्स हम यूज करते हैं, हाँ, तो जो टेक्निकल समझते हैं कंस्ट्रक्शन को, तो आप देखेंगे M10 M15 ग्रेड का ब्रिक्स यूज करते हैं। ओके। लेकिन जो ये कंक्रीट का जो कॉम्बिनेशन है ये M45 ग्रेड का है, लैब टेस्टेड है। तो अगर आप कंपैरिजन करेंगे स्ट्रेंथ का तो 4 टाइम 5 टाइम इसका स्ट्रेंथ आपको ज्यादा मिलेगा, इसकी लाइफ भी ज्यादा है। ओके। हाँ जी। पर मुझे भी, अगर मैं लेमन की तरह, मतलब मुझे तो समझना है कि M10 क्या होता है और M45 क्या होता है। M10 कंस्ट्रक्शन में जैसे अगर आप देखेंगे स्ट्रेंथ टेक्निकली इसको बोलते हैं, तो स्ट्रेंथ जो जिस स्ट्रेंथ का हम मटेरियल यूज करते हैं ब्रिक्स के अंदर में, जो स्ट्रेंथ जैसे सीमेंट हम कंक्रीट का कॉम्बिनेशन, तो जो उसकी स्ट्रेंथ रहती है वो N15 N10 कैटेगरी का रहता है। लेकिन इसके अंदर जो आपको स्ट्रेंथ मिलेगा वो मिलेगा M45 ग्रेड का। इस नोजल से कंक्रीट जब तक निकलेगा तब तक ये कंस्ट्रक्शन चलता रहेगा। अब अगर आप मुझे लिस्ट करवा पाते, बेनिफिट्स क्या है? आपने कहा कि फास्ट कंस्ट्रक्शन हो सकता है, मैन फोर्स की जरूरत नहीं पड़ती है, वर्क फोर्स की जरूरत नहीं पड़ती है, उसके अलावा दूसरे बेनिफिट्स क्या है 3D प्रिंटिंग के? इसके कई सारे बेनिफिट्स हैं। एक तो मैंने आपको बताया कि टाइम कम लगता है। हाँ। और आज का टाइम ऐसा है कि बहुत फास्ट चाहिए डिलीवरी। जैसे आप देखेंगे कई सारे प्रोजेक्ट्स में प्रॉब्लम्स आती हैं कि ऑन टाइम डिलीवरी नहीं होता, तो 3D में ये पॉसिबिलिटी है कि आप एक टाइमलाइन के अंदर प्रोजेक्ट को डिलीवर कर सकते हैं, क्योंकि स्पीड बहुत फास्ट है 3D के थ्रू। मैंने आपको बताया कि 3 दिन के अंदर प्रिंट कर सकते हैं। दूसरा, हम डिजाइन में बहुत सारा एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। आप देखेंगे हम यहाँ पे खड़े हैं तो ये पूरा कर्व डिजाइन है। हाँ। आप देखेंगे हमने जानबूझ करके इसको ऐसा प्लान किया है कि ज्यादा से ज्यादा कर्व दिखे, और उन कर्व्स में जो आपको फिनिशिंग दिखेगी वो मैनुअली नहीं आ सकती। ओके। जो हमारा कन्वेंशनल जो हमारा स्ट्रक्चर या हम घर बनाते हैं उसमें पॉसिबल नहीं है। तो हम इसमें काफी सारा प्रयोग वो भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, आप देखेंगे इसके अंदर एक कैविटी है, ये जो लेयर है इसके अंदर में कैविटी है, आप देखेंगे तो ये टेम्परेचर को भी मेंटेन करता है। नॉर्मल एयर इंसुलेशन हो गया। हाँ, एयर इंसुलेशन हो गया। हाँ। अगर आपको हाई इंसुलेशन की जरूरत है, अगर आप -50 डिग्री में भी अगर इस घर को बना रहे हैं तो इसको आप इंसुलेट कर सकते हैं। ओके। तो आप -50 डिग्री में भी इससे घर बना करके और टेम्परेचर में आपको काफी डिफरेंस आपको महसूस। मतलब इससे फायदा मुझे तो ये दिख रहा है कि अगर मान लीजिए फ्यूचर में यहाँ पे कोई रहने आता है और एयर कंडीशनर अंदर चलाते हैं तो बाहर की गर्मी की वजह से अंदर का टेम्परेचर, हाँ, एफिशिएंसी बेटर रहेगी। मैं मानता हूँ करीब 10 डिग्री का जो है फर्क आने वाला है अंदर और बाहर। तो इतना फर्क बिकॉज ऑफ इसके अंदर ये एयर कैविटी आपको मिलेगी 2 लेयर्स के बीच में। तो बहुत सारे फायदे हैं। टाइम आपका बचत होगा, लेबर के लिए आपको परेशान नहीं होना है। हाँ। आपको स्ट्रेंथ के अंदर कंपैरेटिवली जो कन्वेंशनल हाउसिंग है, हाँ, उसका और इसका कंपैरिजन करेंगे तो 4 टाइम 5 टाइम इसका लाइफ ज्यादा है। अप्रॉक्स 300 ईयर्स इसका लाइफ है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें जिसकी वजह से ये 3D प्रिंटेड हाउसेज या कंस्ट्रक्शन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है आने वाले। अब इस टेक्नोलॉजी का फ्यूचर आपको पता है क्या है? मून मिशन होगा, मार्स मिशन होगा, तो वहां पे यहां से कंक्रीट तो लेकर के जा नहीं सकते, तो वहां पे कंस्ट्रक्शन कैसे किया जाएगा? तो बहुत सारी रिसर्च इसके ऊपर काम कर रही है, जिसमें लेजर्स को यूज करके चंद्रमा के ऊपर जो रॉक्स है या फिर मार्स ग्रह के ऊपर जो रॉक्स है ना, उनको पिघलाकर रॉ मटेरियल तैयार किया जाएगा, जिस रॉ मटेरियल को यूज करके ऐसी 3D प्रिंटिंग मशीन से मून पे और मार्स पे भी कंस्ट्रक्शन किया जा सकता है। ये कल की टेक्नोलॉजी आज धौलेरा में आ गई है। आपने इस टेक्नोलॉजी को देखी या नहीं? तो अब एक क्रिटिकल क्वेश्चन मैं पूछता हूं जी। ये एक रेवोल्यूशनरी आइडिया है, मतलब अगर इसमें आपको सक्सेस मिल गया तो शायद ऐसा भी हो सकता है कि अगले 5 सालों में 10 सालों में हर कोई 3D कंस्ट्रक्शन ही शुरू कर देंगे। जी। हाथ से मैन्युअली कंस्ट्रक्ट कोई करेगा नहीं। जी जी जी। पर आज और कोई ये क्यों नहीं कर रहा है? सर ये बेसिकली जर्मन की टेक्नोलॉजी है, इंडिया में अभी कुछ समय से इंट्रोड्यूस हुई है। अभी गवर्नमेंट एज अ पायलट प्रोजेक्ट कुछ प्रोजेक्ट किए हैं, जैसे बेंगलोर में एक पहला पोस्ट ऑफिस गवर्नमेंट ने बनवाया जो 3D प्रिंटिंग के थ्रू बना। रिसेंटली अभी गवर्नमेंट ने एक चंडीगढ़ में या शायद मोहाली में एक वो बनवाया है, हॉस्पिटल बनवाया है। महाराष्ट्र में एक आंगनबाड़ी और सरकारी स्कूल बनाया है।
तो अभी गवर्नमेंट एज अ पायलट प्रोजेक्ट इसको टेस्ट एंड ट्राई कर रही है इंडिया में। अभी तक इंडिया में मशीन ही नहीं थी। अभी टेक्निकली अगर आप देखेंगे 2-3 ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस मशीन के ऊपर काम किया है। हमने जैसे ये मशीन जो ली है वो पुणे की एक कंपनी है, तो मेड इन इंडिया ही है, और क्रीड बोर्ड करके हैं, उनसे हमने ये मशीन लिया हुआ है। तो अभी ये ट्रायल मोड में है। जैसे जैसे इस पर काम होता जा रहा है, प्रोजेक्ट डिलीवर होते जा रहे हैं, तो लोग देखेंगे, उनका ट्रस्ट बनेगा, उनको पता चलेगा इसकी खूबियाँ, तो निश्चित तौर पे आने वाले टाइम में बहुत तेजी से कंस्ट्रक्शन होगा। आप जर्मनी में देखेंगे, आप जापान में देखेंगे, सबसे ज्यादा इस समय कंस्ट्रक्शन हो रहा है जर्मनी के अंदर 3D प्रिंटिंग के। ओके। तो अभी इंडिया में ये जस्ट बिगिनिंग है। आने वाले 2 साल में आप देखेंगे कि बहुत सारा कंस्ट्रक्शन जो है वो 3D के थ्रू है। समझ गया। अब देखो, नेस्टोरिया ग्रुप, आपको तो पता ही होगा कि धोलेरा में सबसे बड़ी लैंड बैंक एक ही ग्रुप के पास है, और वो है नेस्टोरिया ग्रुप जी। तो जब उनके एमडी मिल गए, तो मुझे धोलेरा के बारे में भी आपसे जानना है कि अगले 3 साल, 5 साल और 10 साल में आप धोलेरा में क्या देख रहे हैं, कौन सा बदलाव आएगा? सर, धोलेरा अब यहाँ से बदलाव की ओर है, और बहुत तेजी से बदलते हुए देखेंगे। हाँ। आप हर 6 महीने में आएंगे, और मैं कहता हूँ आप आया कीजिए यहाँ, हाँ। ताकि आपके व्यूअर्स को भी पता चले कि क्या अपडेट्स हुए हैं। हाँ। आप देखेंगे हर 6 महीने के अंदर यहाँ पे ग्राउंड पे आपको चेंजेस देखेंगे। ओके। अभी जो टाटा ने काम शुरू किया है, अभी टाटा की एंसिलरीज इंडस्ट्रीज बहुत सारी यहाँ पर आने वाली है, तो अगले 2 साल में आप देखेंगे लगभग 20,000 लोगों की यहाँ पे माइग्रेशन होगी। आज ही आप देखेंगे न्यूज के अंदर में है, अडानी यहाँ पर डेटा सेंटर बनाने वाले हैं, तो 4 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट यहाँ करने जा रहे हैं। वाह। ठीक है। अभी रिसेंटली उन्होंने एक एम्परर करके कंपनी है, जिसके साथ यहाँ 100 सीटर एयरक्राफ्ट बनाने का वो यहाँ पर प्लान कर रहे हैं। तो जब इस तरीके की रिवॉल्यूशनरी इंडस्ट्रीज आएंगी, जैसे हम डेटा सेंटर की बात कर रहे हैं, अपने आप में एक रिवॉल्यूशनरी सेक्टर है। आज यहाँ सेमीकंडक्टर लग रहा है, तो वो अपने आप में एक पूरा का पूरा रिवॉल्यूशन इस इंडस्ट्री के अंदर आ रहा है, क्योंकि अभी तक कोई भी सेमीकंडक्टर प्लांट इंडिया में नहीं है। हाँ। तो आप समझ सकते हैं कि पहले दिन से कम्युनिटी कौन आएगी, इंटरनेशनल कम्युनिटी आएगी। आपके पड़ोसी कौन होंगे, वो कोई ना कोई किसी ना किसी दूसरी कंट्री से आएंगे। आप जितने भी गवर्नमेंट के ऑफिशियल डेटा को देखेंगे, तो आप देखेंगे हर 10 दिन 15 दिन के अंदर यहाँ कोरियन, चाइनीज, जापानीज, ताइवानीज विजिट कर रहे होते हैं। तो यहाँ अगले 2 साल के अंदर, 3 साल के अंदर जो आप कह रहे हैं, वो इंटरनेशनल कम्युनिटी इकट्ठी होने वाली है। और सबसे बड़ी बात, आज उनके एकोमोडेशन के लिए धुलेरा में जगह नहीं है। आप जाइए कहीं, आपको आसपास कोई भी रहने के लिए, जब इतने लोग आएंगे, तो सबसे पहली जरूरत है उनको एक अच्छा एकोमोडेशन मिले, घर मिले, कैंपस मिले, जहां पर वो अच्छे से रह सके। अगर कोई ताइवान से इंडिया आया है, तो यहाँ उसको कम से कम घर जैसा फील हो सके। तो वो इन्वायरमेंट क्रिएट करने के लिए, वो एकोमोडेशन के लिए जो हाउसिंग यूनिट्स चाहिए, उसमें नेस्टोरिया एक बड़ा रोल प्ले करेगा आने वाले 2-3 साल में। तो जैसे जैसे धोलेरा का विजन आगे बढ़ रहा है, हमारा भी विजन साथ में अलाइन हो रहा है। वाह। अब ये जो आपने मुझे इंटरनेशनल टैलेंट की बात बताई ना, तो मुझे इस बार की बजट स्पीच याद आ गई हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी। इस बार के बजट में उन्होंने एक अनाउंसमेंट की है, बाहर से टैलेंट को इनवाइट करने के लिए अगले 5 साल अगर बाहर से कोई भी इंडिया में आता है, तो उनकी इंटरनेशनल इनकम विल बी नॉन टैक्सेबल। 5 साल उनको कोई टैक्स नहीं भरना है। जी। आई थिंक ये अलाइन हो रहा है धोलेरा के विजन से, अलाइन हो रहा है कि बाहर से अगर कोई इंटरनेशनल टैलेंट इंडिया में आता है, जो ऐसे कोई कंस्ट्रक्शन में, ऐसे कोई डेवलपमेंट में अपना हाथ बटाने के लिए आ रहे हैं, तो उनकी बाहर की इनकम टैक्स फ्री हो जाएगी। जी बिल्कुल। और दूसरी चीज आप देखेंगे, जब जैसे सेमीकंडक्टर इंडिया में था ही नहीं, टेक्नोलॉजी सारी कहाँ से आ रही है, ताइवान से आ रही है। ताइवान जो पार्टनर कंपनी है, वो ताइवान की कंपनी। अब जितनी भी एंसिलरीज इंडस्ट्री आ रही है, जितने भी वेंडर्स आ रहे हैं, वो भी सारे इंटरनेशनल क्लाइंट ही आ रहे हैं। तो वो जितनी भी इंडस्ट्री आ रही है, कम्युनिटी आ रही है, वो वही आ रही है जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट को इंडिया के अंदर लेकर के आ रही है। तो ये पूरे गुजरात के लिए, पूरे इंडिया के लिए, धुलेरा के लिए तो है ही है, लेकिन पूरे इंडिया के लिए ये एक टर्निंग टाइम है कि एक नया इकोनॉमिक हब इंडिया का धुलेरा में डेवलप होने जा रहा है। वाओ, थैंक यू सो मच नितिन जी, आपने अपने इनसाइट्स मुझे दी, और इस इनसाइट से, इस वीडियो के माध्यम से आपको भी काफी सारी चीजें पता लगी होगी। साचुको के इस वीडियो में 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी कंस्ट्रक्शन में कैसे यूज होती है, उसकी इंफॉर्मेशन आप तक लाने के लिए मैं शुक्रगुजार हूं नेस्टोरिया ग्रुप का, जिन्होंने अतुल्यम में 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी को यहाँ गुजरात में, वो भी मेड इन इंडिया मशीन्स को चांस दिया है। इस वीडियो से 3D प्रिंटिंग को लेकर के आपको जो इन्फॉर्मेशन मिली है, वो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो सब्सक्राइब बटन दबाना ना भूलिएगा।
और ऐसी वीडियोस के लिए साचू को देखते रहिएगा। हम फिर मिलेंगे।